स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का राहुल समझो ड्राइवर भैया के सर पे। गर्मी का दिन था, एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे में सफेद रंग का टिफिन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफेद पैंट से बाहर निकली सफेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? राहुल ने बड़ी गंभीरता से ना का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, शू शू आई है क्या? राहुल ने फिर कहा ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी? हाँ। राहुल ने कहा ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में राहुल का बस स्टॉप आ गया। रोज की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी। वो घर की ओर चले तो राहुल इतनी तेजी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हौंकता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ मीरा ने दरवाजा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। राहुल ने बैग सोफे पर डाला, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चे की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया। बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। मीरा ने कहा, अच्छा आराम से, तुझे बताया ना आजकल मम्मा से ज्यादा चिपकना नहीं है। मीरा सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख डॉक्टर अंकल ने ये दिया, मीरा ने कहा और राहुल की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। राहुल को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब? मीरा ने कहा, 2 महीने बाद 5 जुलाई को। राहुल उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और जोर जोर से गाता जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। मीरा और उसके पति रोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली जिंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वह 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा, दोनों के लिए अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स। राहुल की अच्छी परवरिश हो इसके लिए मीरा ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से मां होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, बखूबी संभाल रही थी। रोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं न कहीं छुट्टी पर जरूर चले जाते थे। और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल ही रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि मीरा ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन रोहित ने मीरा की मां को फोन लगाया और कहा, मम्मी डॉक्टर ने तो मीरा को कहा कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद लक्ष्मी की शादी में याद शहर भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फौरन बाद आप यहाँ मीरा के पास आ जाए। हाँ, पापा से कहिएगा 2 पेटी लीची और आम जरूर पैक करवा दें। ये राहुल को खाने को नहीं मिले न तो वो मुझे खा जाएगा। मीरा की मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। रोहित कोशिश करता था मीरा को खुश मिजाज रखे, अपने दफ्तर की फाइलें और स्ट्रेस वो घर वापस न लाए। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते थे। ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे राहुल का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नामों की किताब खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे। रोहित हर छोटी छोटी चीज के लिए मीरा का ख्याल रखता था। दफ्तर से फोन करके खैरियत पूछता था। बॉस से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने के पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मसरूफ हो चुके रोहित और मीरा फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में 20 मिनट की देर थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफॉर्म पर बैठने तक की जगह नहीं थी। वैसे रोहित अगर बैठना चाहता भी तो राहुल उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था। उसकी नानी जो आ रही थी, इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। मीरा की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में होती है, जिसमें मां को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूं तो रोहित ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर मीरा परफेक्शनिस्ट थी और सच कहूं तो उसे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े फंक्शन को उसका हस्बैंड अकेला ऑर्गेनाइज कर पाएगा। मीरा ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफे से बिस्तर और बिस्तर से सोफे के बीच पेंडुलम की तरह घूमती ही तो रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियां एक बहाना ही रहा होगा। रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर धावा बोलने की तैयारियां कर रही थी। मामियां और भाभियां
चाचियां और फूफियां सब आने का मन बना रही थीं। इस बीच राहुल का बेबी पूरन जोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। आंटी राहुल को बुला दीजिए प्लीज। आंटी बेबी घर कब आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो रोहित ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, अविरल, आदित्य, हिमांशु। मीरा ने जवाब में शॉर्टलिस्ट किए थे, कुश, मलय, कौस्तुभ। अच्छा अगर लड़की होती तो रोहित ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच लिया था, आयशा। और मीरा का फैसला था कि उनकी बेटी का नाम अदिति होगा। इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा राहुल पिसा जा रहा था। न जाने कितनी बार वो पर्चियां उठा चुका था, न जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी शीट पर कई नामों में से एक नाम पर उंगली रख चुका था। लेकिन हर बार मियां बीवी में कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे और फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते गोद भराई का दिन भी आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी थीं। उधर अपने कमरे में मीरा तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। रोहित को देखा। खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी। एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फौरन मीरा को अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से रोहित 3 बार कह चुका था, भैया जरा सा तेज चलाए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार रोहित उस पर चिल्ला गया था। बदहवास था वो। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे जिंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया था। मीरा बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। बड़ा अकेला महसूस कर रहा था वो अचानक। रोहित अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मीरा का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। खैर डॉक्टर्स ने आखिरकार मीरा को एडमिट कर लिया। रोहित जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। पहली बार मीरा के इस बहादुर लड़की के चेहरे पर शिकन देखी थी। मां बनने का सपना वो बचपन से संजोए थी। ये सपना वो खोना नहीं चाहती थी। रोहित ने मीरा की खातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर। और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान राहुल का ध्यान बंटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन मीरा की हालत सुधर ही नहीं रही थी। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक दरीचा है और उस दरीचे से रोहित अपनी पत्नी की जिंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी जिंदगी का सोचा समझा प्लान तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए फिक्स डिपॉजिट। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर मीरा अपने वार्ड से निकल गई, पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर। अटेंडेंट उसे लंबे कॉरिडोर में लेकर चले। रोहित भी साथ ही चल रहा था। नास्तिक था पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद भी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रुकने को कहा गया। रोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी खत्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। रोहित बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और कहा, मी। रोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक हैं, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बॉर्न, बेजान पैदा हुआ है। रोहित और मीरा की जिंदगी का खूबसूरत फोटो फ्रेम जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतजार था, वो उनकी जिंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ मीरा की मां को बताई गई। मीरा का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकियों से भरा रहता। रोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी जोर जोर से सिसक सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर कमजोर नहीं दिख सकता था। घर पर राहुल को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की मनाही थी। रोहित और मीरा का अपना गम इतना तकलीफदेह नहीं था जितना उस लम्हे का डर जब अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे। खाली हाथ वो दोनों जब घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। मीरा को अस्पताल से घर जाने की इजाजत मिलने वाली थी, लेकिन शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज का कोई मोह ही नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन मीरा को डिस्चार्ज कर दिया गया। रोहित ने अस्पताल से चलने से पहले घर फोन किया। आया ने उठाया। राहुल कहाँ है? रोहित ने कहा। एरोप्लेन बना हुआ है साहब। पीछे राहुल के जोर जोर से गाने की आवाजें आ रही थीं। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रोहित ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया।
पेपर वर्क पूरा हो गया था। वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद रोहित ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाजा खोला और पलटकर चिल्लाई, राहुल देखो कौन आया है। राहुल दौड़ता हुआ आया, वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी। रोहित ने पलटकर मीरा और उसकी माँ को देखा। मीरा बोली, लो ये है तुम्हारा बेबी। मीरा की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियां भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मीचता हुआ। मीरा की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और राहुल की खुशी की खातिर रोहित और मीरा ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था, अनाथालय जाकर। बस इतनी सी थी यह कहानी।